नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो फिर से आप सभी के लिए एनसीईआरटी का सारांश का होने वाला है। इसमें हम फिर से बात करेंगे क्लास 8 का सारांश यानी कि क्लास 8 के विज्ञान का, जो कि संबंधित होगा आज के वीडियो में 11 नंबर चैप्टर, जो कि कहता है चैप्टर का नाम बल तथा दाब। इसी के बारे में, इसी के संदर्भ में हम जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रमुख शब्द। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और अपना विचार, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रमुख शब्द दिए गए हैं, उसको जानिए। तो सबसे पहले यहाँ पर वायुमंडलीय दाब लिखा गया है। संपर्क बल क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल, बल, घर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व, चुंबकीय बल, पेशीय बल, असंपर्क बल, दाब, अभिकर्षण या फिर खींचना किसे कहते हैं, अपकर्षण या फिर धक्का देना क्या होता है। इन सभी फैक्टों को, इन सभी टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के दौरान। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको फैक्ट के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप जानते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तन से एक वायु बाहर निकालने के लिए पंप का आविष्कार किया। यानी पंप का जो आविष्कार है वह जर्मनी के वैज्ञानिक 17वीं शताब्दी में ऑटो वॉन गेरिक के द्वारा किया गया था। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल को प्रदर्शित किया। मतलब जो है कि नाटकीय ढंग से प्रदर्शित किया। उन्होंने धातु के एक खोखले अर्धगोले के लिए, जिसमें प्रत्येक का व्यास जो है कि 51 सेंटीमीटर था, और इस गोले को एक साथ जोड़कर उनके बीच वायु निकाल दी गई, और जो है कि तब प्रत्येक अर्धगोले को 8 घोड़े, मतलब जो है कि 8 घोड़े एक साइड और 8 घोड़े एक साइड लगा करके उसको खींचकर अलग करने के लिए, अलग करने का जो है कि प्रयास किया गया। लेकिन जो है कि इसको तब पर भी जो है घोड़ा नहीं खींच पाया, इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप फिगर में देख रहे हैं। तो ये जानकारी था कि पंप का आविष्कार किसने किया। तो वायु को जो निकालने वाला, निर्वात करने वाला जो पंप होता है, वो उसका आविष्कार ऑटो वॉन गेरिक के द्वारा जर्मनी के वैज्ञानिक थे, 17वीं शताब्दी में उन्होंने किया था। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देखेंगे फैक्ट के रूप में स्क्रीन पे कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को आप अभिकर्षण भी कहते हैं, या फिर खिंचाव को आप अपकर्षण भी कहते हैं, को बल कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बल का जो परिभाषा दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है कि किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या फिर खिंचाव बल कहलाता है। ध्यान रखेंगे। और एक और परिभाषा मैं बताना चाहूंगा कि वह भौतिक राशि जो किसी भी वस्तु पर लगकर उसके स्थान में परिवर्तन करे या फिर करने की चेष्टा करे, तो निश्चित रूप से वह एक प्रकार का बल कहलाएगा। यहाँ पर देखेंगे नए फैक्ट के तौर पे, तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, इस पर आप इसी दिशा से 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी बल लगाएंगे, तो ये सारे बल एक साथ जुड़ के इस वस्तु पर लगेंगे और इस वस्तु को विस्थापित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इस पर लगने वाला कुल जो बल होता है, यानी कि नेट जो बल होता है, नेट फोर्स जो होता है, दोनों बलों के अंतर के बराबर हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर आप कोई वस्तु लेंगे और इधर से जितना बल लगा रहे हैं, इधर से जितना, मान के चलिए इधर से 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं, न्यूटन होता है बल का ऐसा ही मात्रक, आप आगे भी जानेंगे इस बात को, और इधर से आप 2 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो इस पर जो, इस वस्तु पर जो लगने वाला बल होगा वह 1 न्यूटन के बल से इधर खसकेगा। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि किसी वस्तु के चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो जड़त्व की परिभाषा कहा जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो गति की अवस्था के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है।
विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है और कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील अवस्था में होती है तो दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। ध्यान रखेंगे, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए अपने शरीर का वस्तु के साथ जो है कि संपर्क होना चाहिए, यानी कि किसी भी वस्तु पर हम जब बल लगाएंगे तो हमारे शरीर से उस वस्तु में संपर्क होना चाहिए, तब हम उस वस्तु पर जो है कि बल लगा सकते हैं। वह जो बल होगा एक प्रकार से संपर्क बल कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, जो हम किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे, जैसे किसी भी बस चुंबक को आप देखेंगे तो किसी चुंबक पर हम बल लगाए बिना उसको आकर्षित कर लेता है एक दूसरे चुंबक, या फिर किसी भी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर लेता है चुंबक। तो चुंबक में जो बल लगते हैं वह एक प्रकार का असंपर्क बल के उदाहरण होता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारी मांसपेशियां के क्रियाकलाप लगने, हमारे मांसपेशियां के क्रिया स्वरूप, हमारे मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले जो बल होते हैं वह पेशीय बल कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, मसल्स फोर्स कहते हैं इसे। आगे बढ़ेंगे तो पशु भी अपने शारीरिक क्रियाओं तथा अन्य कार्यों करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करता है, यानी पशु के द्वारा भी जो है कि पेशीय बल का उपयोग करता है। तो जैसे देखेंगे कि बैल, घोड़े, गधे, ऊंट, इस प्रकार से जो पशु होते हैं वह पेशीय बल का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं ये जानकारी है आपको पीडीएफ प्राप्त करने का, या एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं A4 साइज में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में। इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे और जो जिस क्लास का चाहिए उस क्लास का आप पेमेंट करेंगे और इस नंबर पे पेमेंट स्लिप भेजने के तुरंत बाद आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा हाई क्वालिटी में। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट के रूप में पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। यानी कि पेशीय बल भी लगाया जा सकता है, किस पर? पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय बल किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए जो है कि पेशीय बल को हम क्या कहते हैं, तो संपर्क बल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के कारण घर्षण बल होता है, यानी कि वस्तुओं की गति की अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो वह किसके कारण होता है, तो वह घर्षण बल के कारण होता है। जैसे हम जानेंगे फर्श तथा गेंद की सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल ही जो है कि गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसके साथ जो घर्षण बल होता है उसमें आपको देखने को मिला गुरुत्व बल भी काम करता है, इसके वजह से भी दोनों बल एक साथ लगते हैं, उसके वजह से जल्दी जो है कि रुक जाता है। घर्षण बल तभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और जो है कि घर्षण जो बल है वो सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा में सदैव गति की दिशा में विपरीत रहता है। यानी कि जो इसकी जो दिशा होती है, घर्षण बल की जो दिशा होती है वह हर एक टाइम क्या होती है, तो गति के जो दिशा मान के चलिए गति इस दिशा में कर रहा है कोई भी वस्तु, तो उसका जो घर्षण बल होगा निश्चित रूप से मतलब जो है कि उसके विपरीत दिशा में लगेगा। यही चीज कह रहा है यहाँ पर कि देख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, यह असंपर्क बल कहलाता है। यही चीज हमने बता दिया, चुंबक द्वारा जो लगाया जाता है बल वह एक प्रकार का असंपर्क बल कहलाता है या फिर उसी का उदाहरण होता है। नेक्स्ट चलेंगे तो एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जब किसी आवेशित वस्तु के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वह स्थिर वैद्युत बल के रूप में कहा जाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए इसे स्थिर वैद्युत बल या फिर असंपर्क बल का भी एक उदाहरण आप कह सकते हैं। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है, वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर इसलिए गिर जाती है क्योंकि यह जो है उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस बल को जो है कि गुरुत्व बल कहते हैं या फिर केवल गुरुत्व भी आप कह सकते हैं। यह एक आकर्षण बल है जो कि गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल जो है कि क्या है, तो प्रत्येक वस्तु पर लगता है और यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियां में पानी नीचे की ओर बहता है, यानी कि गुरुत्व बल के कारण जी नदी में जो पानी होते हैं वो किसके कारण बहती है, तो ध्यान रखेंगे गुरुत्व बल के कारण ही यह बहती है।
अगला फैक्ट, गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही गुना नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो या फिर बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। यह क्या कहलाता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट चलेंगे, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वह क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब का फॉर्मूला बल बटे जो होता है बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है, यानी कि वह बल जो कि किस क्षेत्रफल पर लग रहा है, जो बल है, कौन सा बल है जो कि इस क्षेत्रफल पर लग रहा है, तो वह एक प्रकार से आप जानेंगे उसको दाब के बारे में। आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवार पर दाब डालती है, यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जो है कि जिस भी बर्तन में रखी रहती है उसके दीवार पर उस गैस के द्वारा जो है दबाव पड़ता है। उसके बाद देख सकते हैं आगे स्क्रीन पे, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं, यानी कि हमारे चारों ओर जो वायु है उसको हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडल के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे अगला जो फैक्ट है, निश्चित रूप से कहता है यहाँ पर कि वायुमंडलीय वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी कि यहाँ पर वायुमंडल, ये वायु के जो है कि पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इस वायु द्वारा जो लगाए गए जो दाब है वह क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी कि वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगाया जाता है वह वायुमंडलीय दाब के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको देख लेते हैं, इसी चैप्टर से निकल के आया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुएं से पानी निकालते समय हम रस्सी को क्या करते हैं? तो खींचना पड़ता है। हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है? तो खींचना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? तो आकर्षित करती है अपनी तरफ, और वह जो अनावेशित वस्तु के ओर अपने ओर आकर्षित करने की जो प्रक्रिया है वह किसके कारण होता है? तो स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। देख सकते हैं सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धकेलना पड़ता है या फिर धक्का देना पड़ता है। नेक्स्ट चलेंगे, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव उसके उस दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा? तो विकर्षित करेगा, उसको दूर धकेलेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ समरी के रूप में इसी चैप्टर से निकल के आएगा। यहाँ पे तो कहता है पहला समरी की बल धक्का देना या फिर अपकर्षित करना। धक्का देना को हम क्या करते हैं? तो अपकर्षित करना, या फिर खींचना या फिर अभिकर्षित करना हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। जो बल होता है दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही लगता है। अगला चलेंगे कि बल का जो परिमाण जो है तथा दिशा दोनों जो होते हैं, बल में जो है कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए बल जो है एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है कि इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या फिर संपर्क में आए बगैर लगता है तो वह क्या कहलाता है? देख सकते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या फिर संपर्क में आए बगैर लगता है तो वह असंपर्क बल कहलाता है। उसके बाद देखेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और द्रव तथा गैस बर्तनों के दीवारों पर जो दाब लगते हैं वह जो क्या कहलाता है? तो आप देख सकते हैं कि द्रव तथा गैस के बर्तनों के दीवार पर क्या तो दाब लगाता है। कौन? तो गैस लगाता है दाब। उसके बाद देखेंगे तो हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब कहते हैं।
नेक्स्ट चलेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर में देखेंगे तो ये जो फिल इन ब्लैंक्स का कुछ ऑप्शन टाइप से दिया गया है, उसी को यहाँ पर भरा गया है। तो देखेंगे यहाँ से कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है, जिसके कारण उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ख है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो पेशीय बल का एक उदाहरण है। और पेशीय बल जो है एक संपर्क बल भी है, ध्यान रखेंगे। पेशीय बल एक क्या है, तो संपर्क बल भी है। अगला है कि तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल क्या होते हैं, तो संपर्क बल होते हैं। अगला है आपका, यहाँ पर आप घर्षण बल भी दे सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल कौन कौन सा होगा, तो गुरुत्व बल होगा तथा वायु के घर्षण के कारण भी यह जो है कि बल लगता है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देखेंगे तो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा और इसी वीडियो के दौरान इस चैप्टर को भी हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 12वां चैप्टर क्या कहता है। 12वां चैप्टर में हम घर्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसी के दौरान यहाँ पर देखेंगे तो प्रमुख शब्द देख सकते हैं यहाँ पे कि वायु वायरिंग, बॉल वायरिंग है। उसके बाद है कर्षण, तरल घर्षण, घर्षण, अंधबंधन, अंतःबंधन, स्नेहक, लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। समान तौर पे आप जाने तो एनसीईआरटी का जो भी कंटेंट होता है वह बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए आप लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जाने तो घर्षण की परिभाषा के रूप में समझते हैं। घर्षण एक क्या है, तो बल है जो क्या है, तो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। घर्षण के दो प्रकार होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। घर्षण दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ के समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण जो होता है गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखेंगे इसको कि गतिज घर्षण जो है कि गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन स्थैतिक घर्षण जो होता है वह पिंडों के संपर्क पृष्ठ के समांतर दिशाओं पर लगता है। यहाँ से जानेंगे कुछ फिगर में आप दिख रहे होंगे कमानीदार तुला। इसके बारे में जाने तो कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। और इसमें जो है कि एक कुंडलित कमानी होती है जिससे बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। और कमानी के इस प्रसार की माप इसके आंशिक पैमाने पर चलने वाला संकेतक द्वारा की जो है कि की जाती है। उसके बाद पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है, बल का जो है कि परिमाण प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे बल कितना है उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। नेक्स्ट चलेंगे आपके स्क्रीन पे जो है कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण की माप होती है। जब यह यहाँ पर इसके जो है कि विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील करने या उसी चाल से जो है कि गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण को माप होती है। यानी कि जो गति है किसी भी वस्तु को, उसी गति को बनाए रखने के लिए हमें उस पर एक अतिरिक्त बल का लगाना होता है। और जो है कि वह जो बल होता है वह किस प्रकार से होता है, तो इस पर सर्पी घर्षण की माप के बराबर होता है। नेक्स्ट चलेंगे कि जब बॉक्स सरकाना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श से संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। यानी कि सर्पी जो घर्षण होते हैं वह स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, तो कुछ कम होता है। इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से
ही गतिमान बॉक्स में गति बनाए रखना सरल होता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे कि हमें जो है कि दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं, यानी कि तेल, ग्रीज अथवा जो है कि ग्रेफाइट लगाते हैं। यानी कि हमें दक्षता में वृद्धि करने, घर्षण की जो है घर्षण फ्रैक्शन के कारण जो है कि किसी भी पहिए में उसकी दक्षता कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम तेल, ग्रीज या अथवा ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं अपने वाहनों में। यहाँ पर देख सकते हैं कि घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। और आगे देखेंगे, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी जो गति है वो प्रतिरोध को लोटनिक जो है कि तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए अधिकांश मशीन में स्वघर्षण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में जो है कि प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि समझें यहाँ पर कि जो कोई भी वस्तु है उसको जो है कि लोटनी घर्षण करवाना है तो वहां पर हमें बॉल बेयरिंग लगा करके उसे प्रतिस्थापित करना होगा। अगला बढ़ेंगे कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम कर्षण भी कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट जो है कि सारांश के रूप में आप देखेंगे इस स्लाइड में, तो जानेंगे यहाँ से सारांश जो है कि घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण पर इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। यानी कि उस वस्तु का चिकनेपन कितना है, उस वस्तु के चिकनेपन पर निर्भर करता है किसी वस्तु का घर्षण। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। यानी कि घर्षण इस बल पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ को एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाया गया है। स्थैतिक घर्षण जब कार्य करना आरंभ करता है तब, यानी स्टैटिक घर्षण जो है कि तब आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसके विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। यानी कि जड़त्व का परिभाषा से मतलब सही तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करता है। ध्यान रखेंगे, सर्पी घर्षण कार्य करना तब आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी जो घर्षण होते हैं वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की तरफ यहाँ पर चलेंगे कि घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूते की तली, वाहनों के टायर और जो है कि घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। घर्षण जो बढ़ाने के लिए उसे खांचेदार बनाते हैं। जब हम पैर में पहनते हैं कोई जूता तो उसमें जो है कि निश्चित रूप से घर्षण होना चाहिए, उसमें खांचे बना करके हम घर्षण को बढ़ाते हैं। कभी-कभी घर्षण अवांछनीय भी होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य लालटेन करती है, किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण करना आरंभ होता है और लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट चलेंगे तो
कई मशीन में बदलाव बॉल बेरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे कि तरल में करने वाली वस्तुएं को उचित आकृति प्रदान करते हैं और जो है कि बल को कम किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे नए फैक्ट की तरफ तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क नंबर में देख सकते हैं घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब मान के चलिए कोई प्लेन है जो टाइल्स है उसको आप घसीटेंगे तो उसमें क्या घर्षण होगा, लेकिन वही जो खुरदरा दो ठो टाइल्स है उसको आप घसीट के देखिए तो कितना प्रेशर लगेगा, इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देख सकते हैं घर्षण से उत्पन्न होने वाली क्या है, तो घर्षण से हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद देखेंगे तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने पर घर्षण कम होता है और सर्पी घर्षण जो है कि स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।